दिल्ली नगर निगम के चुनाव आखिर कब होंगे? डीलिमिटेशन किस आधार पर होगा? और जब तक एमसीडी के चुनाव नहीं हो जाते, तब तक एमसीडी का कामकाज कैसे होगा? इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व मुख्य सचिव और फाइनेंस सेक्रेटरी उमेश सहगल साहब। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कब तक पूरा कामकाज जो है वो हो पाएगा और एमसीडी में एक बार फिर से नई सरकार जो है वो बन पाएगी। सर, मेरा सवाल ये है कि एमसीडी अब एक हो गई हैं, केंद्र सरकार ने लोकसभा के अंदर विधायक भी ले आई है। क्या इसका प्रोसेस है, कितना वक्त लगेगा इसके अंदर पूरा? एक इसमें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज लिमिट कर दी गई हैं, अब इस समय 272 हैं, तो 4 पर कॉन्स्टिट्यूंसी पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाता। अब उन्होंने कहा अप टू 250। तो सबसे पहला प्रोसेस तो होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि कितनी हों, 250 से हूँ कि 250 से कितनी कम हो, कितनी हो, कितनी सीटें, वो डिसाइड करेंगे। उस नोटिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, और 10-15 दिन लग ही जाने चाहिए। जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेगी, तो फिर जो दिल्ली की इलेक्शन कमीशन है ये अपना प्रोसेस शुरू करेगी। दिल्ली की इलेक्शन कमीशन फिर डीलिमिटेशन करेगी। डीलिमिटेशन मतलब होता है कि जो वार्ड की बाउंड्रीज़ हैं वो डिसाइड करेगी कि किस वार्ड की कौन सी बाउंड्री होगी और किस एरिया में कितने वार्ड होंगे। तो वो जब ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि उसमें आपको एक तो 50% वीमेन रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करनी है, और वो इस तरीके से करनी है कि ये ना हो कि एक ही एरिया में लगातार 2 दफ़ा वीमेन आ जाएं। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बट मतलब एक वेल नोन प्रोसेस है, वो कर लेते हैं ये काम। तो उसको जो पॉपुलेशन का आधार होगा वो आधार लेंगे, जो लेटेस्ट सेंसस फिगर्स उनके पास हैं, मेरे ख्याल इस समय 2011 के हैं, तो वही आधार लेना पड़ेगा इनको। तो उस आधार पे ये बांट देंगे। फिर शेड्यूल्ड कास्ट की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो डिसाइड होंगी, तो वो सारा होके उसको डीलिमिटेशन प्रोसेस कहती हैं। वो करके ये सरकार के पास भेज देंगे, फिर इस केस में भारत सरकार के पास भेज देंगे। भारत सरकार फिर पब्लिक उस पर ऑब्जेक्शन इन्वाइट करेगी, पब्लिश करेगी और पब्लिक। और जब ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो प्रीवियस जो वार्ड काउंसलर्स वगैरह हैं, एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, सबसे कंसल्टेशन करके करेंगे, अपने आप नहीं करेंगे। और जो लोग हैं जनरली आरडब्ल्यूएज वगैरह हैं उनसे कंसल्टेशन में करेंगे। उस कंसल्टेशन के बाद ये जब आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो इसको पब्लिश करेंगे गज़ट में या अखबार में या कहीं कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की प्रपोजल आई है, आपको जो इस पर कहना कह दीजिए। जब वो इस पर करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर हेयरिंग करनी पड़ेगी। जब उस पर हेयरिंग करेंगे तो उस हेयरिंग के बाद ये डिसाइड कर लेंगे कि ये हमारी डिलिमिटेशन होगी। उसके बाद फिर जनरली कोर्ट केसेस भी होते हैं, तो कोर्ट्स ने अगर स्टे कर दिया किसी वार्ड का या किसी वो, तो फिर तो रुक जाएगा। अगर नहीं स्टे किया तो प्रोसेस चलता रहेगा। उसमें कितना टाइम लगेगा ये कहना इम्पॉसिबल है, और कौन सी लोग कोर्ट में जाएंगे ये कहना भी नामुमकिन है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करती है, तो ये करना ही पड़ेगा। डीलिमिटेशन का जो क्राइटेरिया होता है, जो कि अभी भी डीलिमिटेशन मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो भी चुनाव की अगर तारीखों का ऐलान हो जाता तो डीलिमिटेशन पहले हो चुका था। अब जो डीलिमिटेशन होगा उसमें कितना वक्त लगता है, कितना टाइमिंग्स लगते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अगर डीलिमिटेशन जल्दी हो जाए तो शायद चुनाव जल्दी भी हो जाएगा। डीलिमिटेशन में आखिर कितना वक्त लग जाता है? नहीं, कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। 6 महीने से कम में तो ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा। बाकी अब कितना एक्स्ट्रा टाइम इसमें लगता है ये मैंने आपको कहा ना, उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितने ऑब्जेक्शंस आते हैं, कितनी जल्दी इलेक्शन कमिश्नर अपना काम, दिल्ली का इलेक्शन कमीशन अपना काम कंप्लीट कर देती है। फिर उस पर आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ऑब्जेक्शन इन्वाइट किए, कितने ऑब्जेक्शन आए, उनको कितना टाइम लग गया हेयरिंग में। तो पिछली दफ़ा जब ये हुई थी डीलिमिटेशन, तो उसमें मेरा ख्याल है 15-16 महीने लग गए थे। पर ये ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा भी 15-16 महीने लगें, क्योंकि तब एक बेसिस था उनके पास 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी डिवाइड करना था। अब वो बेसिस तो है नहीं, अब तो यूनाइट करना है। तो बेसिस वही हो सकता है जो पहले था। अब डिपेंड करता है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़, कितने वार्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। क्योंकि 250 तो होंगे नहीं, कोई तो फिगर ऐसा होगा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज से मेल खाता होगा। तो आप मान के चलिए मोटा मोटा कि 1 साल लग जाएगा। 1 साल के आसपास का वक्त लगेगा पूरा डीलिमिटेशन करने के लिए।
अब सवाल ये होता है कि सर केंद्र सरकार इसमें एक अधिकारी जो है वो नियुक्त करने जा रही है। उसकी पावर कितनी होगी, क्या वो कामकाज जो है वो कर पाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक ये 1 साल का वक्त लगेगा चुनावों में, तो आम आदमी के जो काम हैं, चाहे वो निगम से जुड़ा वो साफ सफाई का हो, इलाके में साफ सफाई है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि एमसीडी से ही ताल्लुकात रखते हैं। वो काम कैसे होंगे सर? एक ही काम रुकेगा, वो ये जो काउंसलर्स को फंड्स मिलते हैं, वो 2-3 करोड़ जो मिलते हैं हर साल, वो नहीं मिलेंगे क्योंकि काउंसलर ही नहीं होंगे। तो वो किस तरीके से उसको गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करती है या नया स्पेशल ऑफिसर कैसे यूटिलाइज़ करता है, ये भी देखने की बात है। बाकी तो कोई काम रुकना ही चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी हैं या मेयर है या कमिश्नर है, कमिश्नर तो रहेगा, अभी भी रहेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली इनको भी 3 ही रखेंगे जब तक यूनिफिकेशन पूरी नहीं हो जाती। तो 3 कमिश्नर रहेंगे, तो जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव का काम चल रहा है वो तो उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जब ये प्रोसेस ऑफ अमेलगमेशन होगा, उसमें फिर फाइलें ये वो लटरम पटरम, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम पब्लिक के लिए आती है, मगर वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि इलेक्टेड बंदे उसको हैंडल करते हों। उस प्रॉब्लम को भी ऑफिसर्स नहीं हैंडल करेंगे, वो तो अपनी पोजीशन में रहेंगे। तो इलेक्टेड लोग जो ना आने से ये एक तो काउंसलर्स के फंड्स बंद हो जाएंगे, तो वो काफ़ी काउंसलर के फंड्स होते हैं। अब वो फंड्स कैसे यूटिलाइज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखना पड़ेगा। हो सकता है कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए इनको। हो सकता है एमएलएस को दे दें वो फंड्स। अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो एक तो बड़ा चेंज ही आएगा, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि सारी पावर्स एक्सरसाइज होती रहेंगी। जो डे टू डे है, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, आपके कमीशन ग्राउंड्स का चलाना, ये तो वैसे भी ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। ये इसमें काउंसलर्स का कोई रोल नहीं है। काउंसलर्स तो पब्लिक की डिमांड ऊपर जरूर लेके जाते हैं। तो अब भी एमएलएज वगैरह होंगे, एमपीज़ हैं, ठीक है पार्टी का बेसिस है, मगर एमपीज़ तो एक पार्टी के हैं, एमएलएज दूसरी पार्टी के हैं, तो है रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होगी जो स्पेशल ऑफिसर के पास जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली स्पेशल ऑफिसर एक कमेटी भी बनाएगा, एडवाइजरी कमेटी, उसमें एमपीज़ और एमएलएज को उसको रखना चाहिए, मेरे मुताबिक रखना चाहिए। और हो सकता है पुराने जो मेयर्स हैं, पुराने काउंसलर्स हैं, चाहे इमीडिएटली पुराने ना रखे, अब वो उनको नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो तो पार्टीशन हो जाएंगे, मगर एमएलएज को और एमपीज़ को वहाँ रिप्रेजेंटेशन दे तो कम से कम पब्लिक की वॉइस स्पेशल ऑफिसर तक पहुँच जाएगी। ये ना हो कि पहले होम मिनिस्टर को बोलें फिर होम मिनिस्टर उसको बोले, तो ये ठीक नहीं होगा। तो अब देखते हैं कैसे स्पेशल ऑफिसर करता है। का पहले भी हो चुका है, ये पूरा दिल्ली प्रशासन एक टाइम पे तो प्रेसिडेंट रूल में चल रहा था, और एमसीडी में भी हो चुका है, ये चीज़ लागू हो चुकी है पहले। तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। अब स्पेशल ऑफिसर कौन होगा, कितना कॉम्पिटेंट होगा, हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि कॉम्पिटेंट होगा, और पब्लिक की विशेज़ को सर्टन करने की कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। एक सवाल ये, आप फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, और इसमें एक सवाल ये है कि फाइनेंस का क्राइसिस ही है जिसके कारण एमसीडीओ को एक बार फिर से एक किया जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अब डायरेक्ट जो है वो फंड दे पाएगी। क्या लगता है कि डायरेक्ट वो फंड दे सकेगी, या फिर दिल्ली सरकार के थ्रू ही आपको फंड जो है वो लेना पड़ेगा? आप इससे पहले मुझे बता भी रहे थे कि कमीशन जो है अगर वो लागू हो जाए तो फंड का क्राइसिस भी ना हो, क्या है सर? 3 करने से जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, एक 3 को एक जो 3 किए इन्होंने, उसमें सेपरेट ऑफिस बन गए, सेपरेट स्टाफ हो गया, सेपरेट कमिश्नर बन गए, स्पेशल कमिश्नर बन गए, वो सारा खर्चा बच जाएगा। 3 बिल्डिंग जो बनी हुई हैं उनमें एक ही बिल्डिंग में, या हो सकता है 1.5 बिल्डिंग में सारा काम चल जाए। तो वो खर्चा इमीडिएटली कम होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कम होगा वो खर्चा। अब आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नॉर्थ और ईस्ट में सबसे ज़्यादा है, साउथ में नहीं है। अब ये होगा कि कम से कम जो भी साउथ का सरप्लस है वो ईस्ट और वेस्ट में, नॉर्थ में स्पेशल ऑफिसर के थ्रू, और बाद में जब इलेक्शन हो जाएगी मेयर के थ्रू या स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो कम से कम जो शॉर्टेज आएगी, ये नहीं है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं ईस्ट के वहाँ ज़्यादा शॉर्टेज आ जाए और वहाँ अस्पताल बिल्कुल बंद ही रहें, स्ट्राइक्स ही रहें, और साउथ दिल्ली है जो कि ज़्यादा प्रॉस्परस एरिया है, यहाँ के अस्पताल भी चलते रहें, प्रॉब्लम भी कम आए। तो कम से कम जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, तो सारे दिल्ली में बराबर की प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स कम होंगी। अब साउथ दिल्ली में थोड़ी सी ज़रूर बढ़ सकती है, मगर
ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली की डेफिनेटली जनता को थोड़ा सांस लेना शुरू करना चाहिए। एक और जो चीज़ जो उम्मीद करके बैठे थे लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट फंड दे देगी, वो नहीं दे सकती, क्योंकि जो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की फंड्स की होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से फंड्स देगी? स्टेट गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो असेंबली के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। वो बजट जो पास होता है वो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है। अब इस दफ़ा जो इन्होंने बजट पास किया पिछले साल से भी कम कर दिया। तो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, जो पहले प्रोविज़न था उसको इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया। अभी भी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन असेंबली में जाएंगी, असेंबली में एक्सेप्ट हो जाएं, जिस हद तक एक्सेप्ट होती हैं हो जाएं। अब 4th और 5th फाइनेंस कमीशन के अभी तक असेंबली में ही पड़ी हैं, तो आप असेंबली पे तो जोर डाल नहीं सकती हैं। असेंबली तो एक ऑटोनमस बॉडी है, ना कोर्ट कुछ कह सकती है। अब कोर्ट के गुजरू कहती रहती है कि बीच में पैसे दो। एक ही इन्होंने बदलाव किया जो मुझे सिग्निफिकेंट लगता है, वो ये है कि लोन्स के लिए इनको पहले स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी अगर इन्होंने कहीं से भी लोन लेना होता था। तो आजकल बहुत ज़्यादा फंड जो हैं लोन से आते हैं। आप अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी लोन्स उनको भी लेने पड़ेंगे। और अगर आप खुद करना चाहते हैं, मान लीजिए स्वेज का कोई आप स्कीम शुरू करना चाहते हैं जो रिन्यूमरेटिव स्कीम हो, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट मान लीजिए, बड़े रिन्यूमरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कमाऊ जिनको कह सकते हैं, कमाऊ प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ के लिए कम से कम ये लोन ले पाएंगे। तो जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जिस तरह डिस्पोजल ऑफ गार्बेज है, आपने और इस टाइप के जो काम करने हैं वो आप कर पाएंगे। पार्क्स की डेवलपमेंट वगैरह शायद ना कर पाएँ, बट जो रिन्यूमरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी लैंड है आपके पास, उस लैंड को आप डेवलप करके लोन लेके डेवलप करिए, उसके बाद उसको किराए पे दीजिए। तो इस टाइप का इनका एक सेल है अपना, रिन्यूमरेटिव प्रोजेक्ट सेल। अभी भी काफ़ी इनके पैसे आते हैं उसमें से, बट लोन लेने से इनका वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो स्थिति थोड़ी सी इम्प्रूव होगी, बट ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि पहले भी जब यूनिफाइड थी तो 91-92 से पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट दिल्ली का बनाती थी। 91-92 के बाद बजट दिल्ली गवर्नमेंट के पास आ गया। काफ़ी साल दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी में डिफरेंट टाइप की सरकारें, डिफरेंट भी नहीं मगर सेम भी नहीं, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। प्रॉब्लम रिसेंटली आनी शुरू हुई है। हमेशा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती थी, एक्सेप्ट हो जाती थी और उसके बेसिस पे पैसे देने शुरू कर देते थे। अब इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्या हैं, क्या डिसएग्रीमेंट है, मैं कह नहीं सकता हूँ, बट और ये कहते हैं हम दे रहे हैं। अब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये देखने वाली बात है। तो ये देखना है। इसमें मेरे मुताबिक, मैं छोटा मुँह बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी कमी है इस एक्ट में। जब एक ड्रास्टिक एक्ट पास कर रहे थे तो जो मेन प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसको टैकल करना चाहिए था। तो हो सकता है एक और अमेंडमेंट लाएं या कुछ भी करें, तो अब इतनी बड़ी अमेंडमेंट लाए हैं तो उसमें लाना चाहिए था, तो नहीं है उसमें इफेक्ट। तो कुछ प्रॉब्लम हल होगी। मैं अगर मुझे मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो मेरे मुताबिक 50% प्रॉब्लम हल हो जाएगी, बट बाकी 50% रह जाएगी। तो उस 50% को अगर दिल्ली में अच्छी ब्रॉड बेस सरकार आ जाती है जिसका बड़ा दिल है, वो चाहती है लोगों का भला हो, तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक देना शुरू कर देंगे। अगर वो नहीं देते तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल कि जब पहले तीनों एमसीडियाँ एक थी, फंड का क्राइसिस और कामकाज, और अगर वार्ड कम होते हैं, जैसे कि 272 वार्ड है, पॉपुलेशन के हिसाब से वार्ड बढ़ने चाहिए, आपको क्या लगता है कि वार्ड्स कम होने चाहिए, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है या फिर वार्ड्स बढ़ने में फ़ायदा है? ये मुझे समझ जाती है। देखिए, वार्ड्स की क्या वैल्यू है? वार्ड्स के काउंसलर बन जाता है। काउंसलर को पहले एक होते थे स्पीकर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के, वो कहते थे ये डेथ ट्रैप है, जो एक दफ़ा बन गया वो दोबारा इलेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना वो एक मेयर चुनता है, मेयर के पास भी कोई पावर नहीं है। तो बड़ी पुरानी डिमांड थी कि मेयर इन काउंसिल बना दिया जाए और उसके पास कमिश्नर उसके अंडर हो। इस समय वो नहीं किया गया, तो मेयर की तो वही की वही पावर रह गई। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल था, बजट ही वो बनाते थे, उसके बाद ये रोल ख़त्म हो गया, अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास आ गया। फाइनेंस कमीशन जो है वो भी दिल्ली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो वही करती रहेगी। और तो उसमें मुझे कोई स्थिति इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही जब तक कि दिल्ली गवर्नमेंट का व्यू इसमें चेंज ना हो जाए। और कोई भी ऐसा प्रोविज़न इसमें नहीं है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का व्यू चेंज करा देगा, क्योंकि तो दिल्ली गवर्नमेंट तो उसके अगेंस्ट वैसे ही हल्ला मचा रही है। सो
मैं कह नहीं सकता हूँ, बट फाइनेंशियली इस बिल में बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि इन्होंने इस फाइनेंशियल की जो मेजर प्रॉब्लम है एमसीडी की, वो प्रॉब्लम आई कैसे, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई। ये दिल्ली गवर्नमेंट को याद रखना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को याद रखना चाहिए। पहले जो हाउस, इनकी मेन इनकम आती है प्रॉपर्टी टैक्स से। प्रॉपर्टी टैक्स जो था पहले रेटेबल वैल्यू पे था। रेटेबल वैल्यू होती थी कि जिस प्रॉपर्टी जितने भी रेंट पे चढ़ सकती है, ये नहीं है कि नहीं चढ़ी हुई, इसमें जो चढ़ सकती है, तो वो हर साल बढ़ता था। तो इनके जो रेवेन्यूज़ थे वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते थे। वो रेवेन्यू अब ख़त्म हो गए, क्योंकि अब आपकी नई कंस्ट्रक्शन दिल्ली में बहुत कम हो रही है। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन आपकी गुड़गांव, नोएडा वगैरह में जा रही है, या यहाँ होती है तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वगैरह में होती है, जो वैसे ही टैक्स से माफ़ हैं, बहुत छोटे हैं, तो टैक्स बढ़ नहीं रहा। ऑन दी अदर हैंड, आप पे कमीशन जो है उसकी सैलरीज जो कि इन्फ्लेशन से बढ़ती चली जाती हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ता है, वो भी गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है। तो आप पे कमीशन फॉलो करते हो और सैलरीज बढ़ जाती हैं सबकी, आपकी इनकम बढ़ती नहीं। तो फाइनेंस कमीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि फाइनेंस कमीशन ये चीज़ देखती है कि आपकी इतनी रेवेन्यू बढ़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी बढ़ेगी, तो उसका इतना हिस्सा इनको दे दीजिए। जैसे पूरा ट्रांसपोर्ट टैक्स है, इनको जाना चाहिए। पूरा जो जीएसटी आता है वो सिर्फ स्टेट को आता है, बट उसका हिस्सा, कितना हिस्सा इनको जाना चाहिए, वो डिसाइड करती है। तो अब उनकी डिसीजन अगर आप मानोगे नहीं तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी ना। मेयर की पावर बढ़ जाएगी सर? कमिश्नर जो हैं, जो अभी तक अलग अलग रहते थे, उनकी पावर बढ़ेगी मेयर की भी अगर एक होने से? मेयर की पावर नहीं बढ़ेगी, मेयर की प्रेस्टीज बढ़ जाएगी, स्टेटस बढ़ जाएगी। पुराने मेयर और जो आसिफ अली वगैरह अभी तक लोग याद रखते हैं। आज के मेयर का आपको नाम भी नहीं पता। आप किसी से पूछ लीजिए कि कौन है मेयर, किसी को नाम भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि पहले जितने जिस तरह भी आए थे, ये कोई भी मिनिस्टर या वो बाहर आता है तो एक सिविक रिसेप्शन दी जाती थी लाल किले में, हमारे मेयर देते थे उसको। तो मेयर की प्रेस्टीज बढ़ जाएगी, क्योंकि अब भी सिविक रिसेप्शन वो देगा, एयरपोर्ट में भी रिसीव करने जाएगा। अब क्योंकि 3 है, कौन जाए, तो कोई भी नहीं जाता। तो इसलिए प्रेस्टीज जरूर बढ़ जाएगी। प्रेस्टीज बढ़ने से उसकी स्टेटस विदा भी दिल्ली चीफ मिनिस्टर बढ़ जाएगी, तो वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर डाल के एक्स्ट्रा पैसे लेने की चेष्टा कर सकता है। इस समय तो उसकी कोई स्टेटस ही नहीं है ना, कोई वैल्यू ही नहीं है उस आदमी की, उसका नाम भी किसी को नहीं पता। बट पावर्स नहीं बढ़ेंगी। पावर्स बढ़ती अगर ये कलकत्ता का सिस्टम यहाँ लाते और मेयर इन काउंसिल बना देते, तो पावर्स बढ़ जाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। उमेश सहगल साहब, जो कि पूरी जानकारी डिटेल के साथ बता रहे हैं कि एमसीडी चुनाव आखिर कब तक हो सकते हैं, डीलिमिटेशन किस आधार पर होगा, और तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाते तो अधिकारी किस रूप में काम करेंगे, मेयर की पावर क्या होगी, किस तरीके से फंड एमसीडी को मिल पाएंगे, इन तमाम सवालों के जवाब जो है उमेश सहगल साहब जो है वो देते हुए फिलहाल हमारे साथ बने हुए थे। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।